नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th फिज़िक्स का सेट ए का आंसर ना। कल मैंने आप लोगों को सेट बी का आंसर करा दिया है। आप लोग अगर वो क्लास नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। ठीक, आज अपन करेंगे इस क्लास में सेट ए का आंसर। ओके, चलिए। देखो, सेट ए बी और सी तीनों एक दूसरे से रिलेट रहते हैं। एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, सिर्फ वहाँ पर अंकों को बदल देते हैं न्यूमेरिकल्स में, और क्वेश्चन आंसर में सिर्फ क्वेश्चंस को बदल दिया जाता है, बाकी रहता वही है। ठीक, इसीलिए इस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। सेट बी को आप लोग देख लेना, पूरी तरह से उसको कराया गया है। ठीक, चलिए इसको करते हैं। अगर मैं गलती से कहीं पर एक आध क्वेश्चन को गलत कर दूँ तो कमेंट बॉक्स पर उसको सुधार दीजिएगा। ओके, बार बार कमेंट मत करते रहिएगा कि गलत आंसर क्यों करा रहे हो, गलत क्यों बता रहे हो करके। एक आध जगह हो सकता है मैं भी हड़बड़ी में कुछ गलत बता बैठूं। ठीक, ऐसा तो नहीं है कि मैं जानबूझकर गलत करा रहा हूँ, कि आंसर नहीं पता होगा। चलिए, तो उसको कमेंट बॉक्स पर सुधार देना अगर कोई आंसर बाय चांस गलत हो जाता है। देखो, पहला क्या है, परिणामी धारिता बढ़ाने के लिए संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ा जाता है। इसके पहले वाले सेट में हमने क्या किया था, परिणामी धारिता को कम करने के लिए कौन से क्रम में जोड़ा जाता है। तो कम करने के लिए मैं क्या बताया था, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो बढ़ाने के लिए किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक, यहाँ मैंने गलत कर दिया, दोनों सेट को एक साथ तुलना करके ही बताना चाहिए था, दोनों सेट एक साथ ही कराना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। सेट भी आप लोग देख लेना। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन को क्या करना था, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, तो न्यून प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, पता है। पानी में हवा के बुलबुले के चमकने का कारण क्या है। हवा का बुलबुला पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके पहले में अपवर्तन से क्वेश्चन आया था, अपवर्तन से क्वेश्चन आया था, शायद तालाब से कुछ था। उसके बाद देखो, गतिमान इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के अस्तित्व की पुष्टि किस प्रयोग द्वारा की जाती है। तो यह है हमारा डेविसन तथा जर्मर। ठीक, डेविसन तथा जर्मर, इसका प्रयोग। आगे, निज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक बनता है। देखो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 पढ़े हो। देखिए, ये हमारा 13 ग्रुप, 14 ग्रुप और 15 ग्रुप, पता है। इसकी संयोजकता 3 होती है, इसकी संयोजकता 4 होती है, इसकी संयोजकता 5 होती है, ये तो सबको पता होगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो निकालोगे तो 2 और 5, अंतिम कितना रहता है, 5, मतलब संयोजकता 5 होगी। ठीक, तो देखो, त्रिसंयोजी वाली को जब इसमें मिलाओगे तो बनेगा हमारा पी टाइप। पंचसंयोजी वाले को मिलाते हैं तो बनता है एन टाइप। त्रिसंयोजी को मिलाने पर पी टाइप, पंचसंयोजी को मिलाने पर एन टाइप। तो त्रिसंयोजी को मिला रहे हो तो क्या बनेगा, पी टाइप। एन संयोजी यानी कि पंचसंयोजी को मिलाते नाइट्रोजन वाले को तो एन टाइप बनता। ठीक, एक भाई ने कमेंट किया था कि पिछली सेट में ये उल्टा होगा, यानी कि मैं पिछली बार बताया था एन टाइप, क्योंकि एन टाइप वाला था पंचसंयोजी को मिलाए थे अपन, पंचसंयोजी वाले को मिलाए थे, इसीलिए वहाँ पर एन टाइप बना था। तो उन्होंने कहा था पी टाइप बनेगा, पी टाइप नहीं है, एन टाइप सही होगा वहाँ पर ना। ठीक, आपको सुधारने की ज़रूरत था वहाँ पर, ये वाला आंसर मेरा सही था। देखो, यहाँ पर पी टाइप आएगा, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाए तो पी टाइप का अर्धचालक बनता है, पंचसंयोजी में एन टाइप बनता है। उसके बाद देखो, एक टीवी टावर की ऊंचाई 75 मीटर है। इसको मैंने पहले सेट में करा दी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। √2RH फॉर्मूला यूज़ करोगे, पूरा वैल्यू पुट करोगे, 75 आ जाएगा यहाँ पर। ये 6.4 × 10⁶ चलो करा देता हूँ। देखो, पूरे का रूट, D = 2, R का मान 6.4 10⁶, H का मान हो गया 75। देखो, अब 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 × 3, 25 × 75 है। ओके, यहाँ से पॉइंट को काट दो तो इसका 6 की जगह 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 10 इसको दोगे ना तभी तो पॉइंट कटेगा। अब देखो, 64 में से 8 बाहर हो गया, 8 8 64, 25 में से 5 बाहर कर देंगे, क्योंकि 5 का वर्ग होता है 25, इतना सब बाहर। 10⁵ है, कितना है, 10⁵ है,
तो क्या हो जाएगा, देखो 10 की पावर 4 गुणित 10 तो लिख सकते हो इसको, 10 की पावर 4 गुणित 10, तो यहाँ से हमारा कितना बाहर होगा, 10 की पावर 2 बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसको स्क्वायर स्क्वायर लिख सकते हो, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 10 की पावर 2 बाहर होगा, एक 10 की पावर हमारे पास बचा। ठीक, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, एक 10 पूरे का रूट। देखो अंदर में क्या बचा, हमारे पास 2 बचा है, 64 में से हमने 8 बाहर कर दिया, 10 की पावर 5 वाला खेल ख़त्म, एक 10 बचा हुआ है। ठीक, यहाँ 25 में से हमने बाहर कर दिया, सिर्फ 30 बचा है हमारे पास, यानी कि 3 बचा है। ओके, 10 दूनी 20, 20 तिया 30, 20 तिया 30 होगा, सॉरी 20 तिया 30 बोल रहा हूँ, 20 तिया 60, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 को लिख क्या सकते हो, 8 रूट 15, 8 रूट 15। अब इधर को सॉल्व कर लेना। ठीक, इतना होता। आगे देखो, इसमें समझाने में हो सकता है का तो अंक छूट जाए गलती से, तो उसको सुधार लेना ना। देखो, एक अभी सारी लेंस की फोकस दूरी a, अब सारी लेंस की फोकस दूरी b है, समक्षता संयोजित है, दोनों परिणामी संयोजन की फोकस दूरी प्रकृति बताइए। पिछली बार हमें एक्स वाई के फॉर्म में दिया था और x ग्रेटर देन है y से बोला था, इस तरह से दिया था। इस बार सिर्फ थोड़ा सा चेंज बस कर दिया है। तो देखो, बनाएंगे तो अपन पिछली बार के जैसा ही बनेगा, तो पिछली बार के जैसा ही बनेगा। फ़र्क कहाँ पर होगा, सिर्फ जहाँ पर हमें बराबर है बोला है उस जगह का बस बदल जाएगा। देखो फॉर्मूला जानते हो, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/f होता है, 1/f2 बराबर 1/f, ये होता है, होगा। ठीक, अब देखो चिन्ह परिपाटी भी तो लगाना पड़ता है, चिन्ह परिपाटी भी लगाना पड़ता है, तो हमारा क्या होगा, 1/a हो जाएगा, f1 का मान a दिया है, f2 का मान b दिया है, तो -1/b हो जाएगा। ठीक, क्योंकि निगेटिव लोग है ना। अब सारी लेंस कौन काम करता है, अब सारी के लिए अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव 1/f। अब मेरे भाई ज़रा इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा हमारा b - a डिवाइडेड बाय ए बी होगा। इसको ऊपर नीचे करोगे तो ए बी बटे b - a होगा। ठीक, क्या होगा, ए बी के बटे में b - a होएगा। अब पिछली बार जो दिया था उसमें क्या दिया था, इसको बड़ा किया था, x को बड़ा माने थे इसलिए निगेटिव आया था। इस बार हमें क्या दिया है, दोनों को बराबर मानना है, a बराबर क्या है, b है, a बराबर b, तो यहाँ पर a इंटू ए मतलब a का स्क्वायर हो जाएगा, या तो b का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक, यहाँ पर a का स्क्वायर या b का स्क्वायर लिख सकते हो, a बराबर b रखोगे तो यहाँ b - a की जगह भी मैं b ही पुट कर दूंगा, तो b से b कट जाएगा, 0 आ जाएगा। अब किसी भी संख्या को 0 से भाग करोगे क्या मिलेगा, इन्फिनाइट मिलेगा। क्या आएगा, इन्फिनाइट। ठीक, उसके बाद ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध में 3 अंतर, धारा को परिभाषित किए जैसा मात्रक लिखिए। आप बताओ, धारा की परिभाषा यहाँ बताते बैठूं और ऐसा ही मात्रक उसको बताना पड़ेगा धारा का। देखो, किसी पदार्थ में 2.6 कूलम आवेश रह सकता है, क्या कारण बताना है। मस्त क्वेश्चन है, पिछली बार हमें पॉइंट वाला दिया था। ठीक, चलो इसको बनाते हैं। देखो Q बराबर फॉर्मूला पढ़ रखे हो, क्या होता है, N × E। इस साल न्यूमेरिकल का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, न्यूमेरिकल्स अच्छा पूछे हैं इस साल। पहले 2-3 क्वेश्चंस बस पूछते थे, इस साल अच्छा पूछे हैं, कम से कम 4 या 5 है, 4-5 है। देखो Q का मान हमें 2.6 कूलम दिया है, 2.6 कूलम मैंने रख दिया, N का मान N रख दिया, E का मान मुझे पता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ है, होगा। अब देखो मैं यहाँ से इसको काट दूंगा, यहाँ से इसको काट दूंगा, उसको इसके नीचे में लेकर आ जाऊंगा, चलेगा भाई। तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ को हम क्या करते हैं, नीचे में लेकर आ जाते हैं। 1.6 × 10⁻⁻⁹ आ गया। देखो 10⁻⁹ ये हो गया मेरा 2.6, 10⁻⁹ मैं ऊपर में लेकर चल जाता हूँ तो +19 होगा। नीचे में मेरे पास 1.6 बचा है। देखो मैं एक पॉइंट से इस पॉइंट को हटा दूंगा, बच गया, 2 से कट जाएगा 13 और 2 × 8 = 16, 8 बार में। अब 13 को 8 से भाग करने नहीं आएगा, सबसे पहले कितना बचेगा, 8 × 8 हो गया, फिर पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा। फिर कितना बचा, 5, 8 × 6 =
48 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा तो 8 दूनी 16, फिर उसके बाद 8 पंचे 40। अब देखो 10 की पावर -19 का +19 हुआ है ना, तो अब यहाँ पर 3 बार है। कितना बार है? पॉइंट के बाद 3 अंक, तो इसका 3 10 इसको दे दो तो क्या हो जाएगा 1625। ये 3 10 इसको दे दो तो 16 बच जाएगा। ठीक, यानी कि ये भी पॉइंट में आया, मतलब ये भी रह सकता है। सही है, पॉइंट हट गया ना तो ये भी रह सकता है, पूर्णांक ही निकला। जब एक कार को खींचकर लंबाई n गुना कर दी जाती है तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? जानते हो जो प्रतिरोध है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो, उसके हिसाब से मुझे आंसर बताओगे। उसमें करा दूँ, वैसे भी n गुना हो जाएगा। इसको करना, विद्युत चुंबक की तरंगे को 2 गुण लिखना था। देखो अब यहाँ पर क्या बोला है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा करके बताता हूँ। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री है। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री है। आपतित प्रकाश को 38 डिग्री न्यूनतम विचलन कोण पर विचलित करती है। तो उस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? sin 49 डिग्री बराबर अपने को दे दिया है। ठीक, sin 49 डिग्री बराबर दे दिया है। तो देखो यहाँ पर हमें परावर्तक अपवर्तक कोण कितना दिया है? a 60 डिग्री। आपतित प्रकाश को न्यूनतम विचलन कोण दिया है डेल m 38 डिग्री। बताना है अपवर्तनांक। म्यू बराबर पता है, म्यू बराबर पता है साइन डेल m प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 बटे में साइन a बाई 2, साइन a बाई 2। अब पूरा वैल्यू रखते नहीं बनेगा, मुझे मिटाना ही पड़ेगा इसको। देखो साइन सबसे पहले डेल m प्लस a बटे 2 करते हैं। ठीक, साइन डेल m प्लस a बटे 2, तो 60 प्लस 38 बटे 2 लगाओ, कितना हो जाएगा? 98। 98 बटे 2 का मतलब 49 डिग्री। ठीक, पहला कितना मिला? साइन 49 डिग्री। ओके, तो म्यू बराबर हमारा क्या बन गया? साइन 49 डिग्री आ गया। नीचे में a बाई 2, साइन a बाई 2, a का मान कितना दिख रहा है? 60। 60 बटे 2 का मतलब 30 डिग्री। बस इतना वैल्यू अब आप लोगों को पुट करना है। साइन 49 का मान दे रखा है 0.7547। साइन 30 डिग्री 1/2 होगा, तो क्या होगा? 0.7547, 2 ऊपर में चले जाएगा, हो गया आंसर। ठीक, इतना आया था। उसके बाद देखो यंग के द्विस्लिट प्रयोग में न्यूनतम तीव्रता एवं अधिकतम तीव्रता का अनुपात 9:25 है। कितना है? 9:25 है। तो दोनों स्लिटों के फ्रिंज चौड़ाई, अच्छा फ्रिंज चौड़ाई का अनुपात बताना है। क्या बताना है? फ्रिंज चौड़ाई का अनुपात। अनुपात वाला क्वेश्चन जानते हो, फ्रिंज चौड़ाई, इसको मैंने सेट बी में करा रखा है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा सोल्यूशन करने वाला है ना, यहाँ पर नहीं बता सकता। सेट ए में मैंने कराया हुआ है, बी में देख लेना। 9:25 है, वहाँ 1:9 दिया था, 1:9 दिया था, इसको कर लेना, वही है। उसी तरह से बनेगा, सेट बी में जाकर देख लेना, सेम बनेगा। उसके बाद देखो अल्फा 6 और बीटा 6 को उदाहरण से समझाना है। बोर के परमाणु मॉडल का कमी लिखना है। उसके बाद पीएन संधि डायोड में अग्र और पश्च अभिनत में 3 अंतर लिखना है। एंड गेट का लॉजिक प्रतीक सत्यता सारणी बतानी है। अब एंड गेट नहीं जान पाओगे, एंड गेट ये है एंड गेट। ठीक, ए और बी, ये वाई, वाई इज इक्वल टू क्या बनता है? अरे क्या हो रहा है? एक मिनट भाई, एक मिनट। अरे और एक मिनट, इसको अपन सुधारते। हाँ, आ गया लाइन में। चलो देखो क्या बना रहे थे अपन, पीएन संधि डायोड में अरे नहीं, एंड गेट का लॉजिक प्रतीक है। देखो एंड गेट में जानते हो 2 निवेशी सिग्नल, एक निर्गत सिग्नल, वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी हो जाता है। ये बुलियन व्यंजक है ना, बुलियन पद। अब बुलियन पद सत्यता सारणी आराम से बना सकते हो, 0 0 1 1 0 1 0 1 करके बन जाएगा। ब्लॉक आरेख खींचकर उसकी कार्यप्रणाली लिखना है। चैप्टर 15 का क्वेश्चन है। यहाँ से आप, ये तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन का है, देख लो।
लॉन्ग क्वेश्चन हम नहीं बता सकते। ये तो तीनों सेट में सेम रहता है। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक लिखना है। खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचकर आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक निकालना है। साइक्लोट्रॉन का वर्णन करना है इन बिंदुओं के आधार पर। इसमें 1 नंबर है, इसमें 2 नंबर है। ठीक, ये था। इस तरह से आप लोगों का पेपर सेट ए का भी पूरा का पूरा हमने पूरा आंसर बता दिया। ठीक, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बचा है, उसको कर लोगे कंफर्म कि बताना पड़ेगा? चलो नहीं तो करा ही देता हूँ, छोटकू सा तो है, 1-2 मिनट का काम है। इसमें बताने में ज़्यादा टाइम लगेगा ना, वो तो अपना बोर्ड रहता तो तुरंत हो जाता। देखो 9/25 दिया है। अपन फार्मूला जानते हैं, कल भी मैंने बताया था, आई मैक्स बटे आई मिनिमम, मैक्सिमम बटे मिनिमम। A1 + A2 का स्क्वायर, A1 + A2 पूरे का स्क्वायर है। नीचे में A1 - A2 पूरे का स्क्वायर है। A1 + A2 बटे A1 - A2। हमें तीव्रताओं का अनुपात कितना दिया? I1 बटे I2 बराबर 9 के बटे में 25, 9/25 दिया है। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? A1 का स्क्वायर बटे में A2 का स्क्वायर, A1 बटे A2 का स्क्वायर कितना दिया है हमें? कहाँ चला गया? 9/25 है, 9/25 दे रखा है। इसका वो हटाओ, क्या बोलते स्क्वायर को, तो A1 बटे A2 फाइनल यहाँ से कितना मिलेगा? 9 किसका वर्ग है? 3 का। 5 हैंग हो गया फिर से। 5 किसका है? 25 किसका है? 5 का, यानी कि 3/5 कितना आ रहा है? 3/5। बस अब इस फॉर्मूले में पुट करो, A1 + A2, A1 - A2, 5 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो इसको मान दो 3x और ये हो गया हमारा 5x। ठीक, चलिए थोड़ा सा अपन मिटाने का कष्ट करते हैं। देखो A1 की जगह कितना रखोगे? 3x, A2 की जगह 5x, तो A1 + A2 मतलब 3 और 5 8x, 8x होगा। ठीक, और 3x - 5x, 3 - 5 का मतलब 3 - 5 करो, माइनस का 2x, और पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो भाई। देखो यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ तो पावर सम संख्या है, तो सम संख्या का वर्ग आखिर सम संख्या ही होगा। ठीक, सम संख्या का वर्ग आखिर सम संख्या ही होगा, इसको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलो यहाँ पर अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो क्या होगा, 8 का वर्ग हो जाएगा हमारा 64, x का वर्ग, 2 का वर्ग हो जाएगा हमारा 4, x का वर्ग, पॉजिटिव ही निकलेगा ना, पॉजिटिव ही निकलेगा, पॉजिटिव में आएगा। x का वर्ग कटा, 16 × 4 = 64, 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 16:1 सही आता। 16:1 देख लेने का जगह मैं कहीं काटने मिस्टेक कर दी हूँ तो ना, 16:1। ओके, ये था हमारा सही आंसर। आई होप आपको सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे। ठीक, और आप लोगों ने कैसे कैसे सॉल्यूशन किया कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना, आपका आंसर आया था कि नहीं आया था। ओके, चलिए नेक्स्ट पेपर केमिस्ट्री की अच्छे से तैयारी कीजिए। तब तक के लिए अपन चलते हैं, नेक्स्ट पेपर आएगा तो उसका सॉल्यूशन लेकर मैं आ जाऊँ। ओके, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाले सभी पेपर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे।